हाय बच्चे लोग, माय नेम इज सीरियस। आज हम लोग जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो 12th स्टैंडर्ड का मतलब केमिस्ट्री के लिए सबसे कंपलसरी प्रैक्टिकल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को ये आएगा 10 मार्क्स के लिए। फिलहाल इस पूरे प्रैक्टिकल में और वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि मैं सारी चीजें बताऊं इसके अंदर, जैसे कि हम इसके वाइवा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम इसकी वैल्यूज लेके सारे कैलकुलेशन में डाल के सॉल्व कैसे करते हैं वो वाला पार्ट करेंगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी इसके अंदर इन्वॉल्व करने वाले हैं। उसके साथ में अगर कोई पर्सन है जिसको कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट ही देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगी ताकि आप डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर पार्ट पे पहुंच जाओ और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने बताया कि ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है सिलेबस का एंड सबसे पहले जब भी हम कोई प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो आई नो आप लोगों का पर्पस मार्क्स है कि मार्क्स मिलेंगे, बट उससे भी बड़ा जो पर्पस है दैट इज कि हमारा मेन रीजन क्या है, हम लास्ट में क्या फाइंड आउट करने वाले इस प्रैक्टिकल के अंदर। सो द aim of this experiment is to determine the concentration in terms of molarity of KMnO4 by titrating it against standard solution of oxalic acid। अब इसका हिंदी में मतलब समझ लेते। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में दो केमिकल्स है, एक केमिकल जो हम खुद बनाएंगे जिसका हमें वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन दोनों पता होगा और दूसरा केमिकल जो आपके टीचर्स आपको देंगे, तो आपको फर्स्ट वाले केमिकल की हेल्प से सेकेंड वाले का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। सो एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मतलब उसका यूनिट मोलैरिटी। जैसे लेंथ के लिए सेंटीमीटर मीटर यूनिट्स होते हैं वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलैरिटी यूनिट होता है। ठीक है। सो ये प्रैक्टिकल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे देन सेकेंड वाला करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। जब भी आप सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बोल के प्रिपेयर करो कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं होगी जब आपका वाइवा होगा। सो यहाँ पे व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग 0.1 मोलार जो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है, 100 ml जो इसकी वॉल्यूम है ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलार ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सा सॉल्यूशन बना रहे हो, ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद में कितनी वॉल्यूम में बना रहे हो 100 ml एंड क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.1 मोलार जो हमें प्रिपेयर कर। सबसे पहले आपको वॉच ग्लास लेनी है, ये आपका वेइंग बैलेंस है, मतलब वे केमिकल जिसके ऊपर वे करेंगे। पहले इसको ऑन करो, यहाँ से ऑन करो, उसके बाद में ये ऑक्जेलिक एसिड को लेके आपको ट्रांसफर करना है वॉच ग्लास में एंड हमें वेट कितना चाहिए था 1.26 ग्राम। सो इट हैज टू बी एग्जैक्टली 1.26 ग्राम। तो उसके लिए आप टैप टैप करके इसको ऐड करो ताकि बहुत एक्स्ट्रा ऐड ना हो जाए। नाउ इट इज 1.26। सो एग्जैक्ट 1.26 ग्राम है। ऑक्जेलिक एसिड वे करके हो गया है 1.26 ग्राम। तो हमें करना है क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसको पूरा एक 100 ml बीकर में ट्रांसफर करो, एम्प्टी बीकर में। अब इसके अंदर भी थोड़े से ग्रेन्यूल्स दिख रहे, उनको भी हम वॉश करके ट्रांसफर कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद में इसके अंदर सम क्वांटिटी ऑफ वाटर लेके, डिस्टिल वाटर लेके इसको मिक्स करना है स्टरर की हेल्प से। सो मिक्स इट एंड क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है। यू डोंट हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स फॉर दैट। तो नीचे से देखना है कि हाँ अभी और इसको डिसॉल्व होना बाकी है। सो मिक्स इट। और इसके अंदर पानी कितना लोगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि हमें इसके अंदर 100 ml का सोल्यूशन बनाना है। सो यू कैन टेक अप टू लाइक 30 to 40 ml ऑफ वाटर इन दिस। मिक्स इट। आफ्टर मिक्सिंग यू हैव टू ट्रांसफर द सोल्यूशन इनटू स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब दिख तो नहीं रहा बट इसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ ग्रेन्यूल्स होंगे, तो हम इसी के अंदर पानी लेके इसको वॉश करके फिर वापस इसमें ट्रांसफर करेंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है ट्रांसफर करने के लिए तो यू कैन ऑल्सो यूज फनल एज यू आर अ बिगिनर। ठीक। अब एक क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हम सोल्यूशन फिल कितना करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बहुत थिन लाइन दिख रही होगी, वो इसका 100 ml है, ना कि पूरा यहाँ तक बढ़ना। तो यहाँ तक फिल करेंगे तो हमारा 100 ml सोल्यूशन बन जाएगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ से ये बहुत वाइड है बट इधर से नैरो है, तो यहाँ पे पानी ऐड करो तब तक ठीक है। जब यहाँ पे आओगे ना तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये अगर एक्सीड हो गया तो आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा।
सो एज यू कैन सी जो थिन लाइन है इसके यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है, इससे थोड़ा सा नीचे हम 1-2 ड्रॉप और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एंड द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड. सो दिस इज योर 0.1 मोलार 100 ml ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन. अब इसको हम यूज करेंगे आगे टाइट्रेशन करने. नाउ पार्ट 2 इज टाइट्रेशन. तो ये हमने सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, अब इस सेटअप के ऊपर आना. सो यहाँ क्या करना है, दिस थिंग इज कॉल्ड एज ब्यूरेट स्टैंड. इसको बोलते हैं ब्यूरेट, जिसके अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन फिल करने वाले हैं, जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है. सो ये जो सोल्यूशन है इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट. बट ये सब कुछ शुरू करने के पहले आपको ब्यूरेट को वॉश करना है और उसके बाद में रिंस करना है. ना हाउ डू यू डू इट? सो आपको पहले नॉब चेक करनी है इसकी बंद है कि नहीं. इसकी नॉब को बंद करो, जो हमारे पास में वॉश बॉटल में वाटर है उसको ये करो एंड देन सिंक में खाली करो. सो दिस इज हाउ यू वॉश ब्यूरेट. इसको आपको अपने घर के बर्तन के जैसे बहुत गस के धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इट इजीली गेट्स वॉश्ड. इसके बाद में नंबर 2 स्टेप इज इसको रिंस करना. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग द ब्यूरेट एंड रिंसिंग द ब्यूरेट. रिंसिंग का मतलब होता है आपको थोड़ा सा केमिकल लेना है इसके अंदर, जो भी आप इसके अंदर फिल करने वाले हो वो वाला केमिकल, एंड उसके बाद में इसको पूरे इसके अंदर रोल करना है ताकि इस ब्यूरेट की वॉल पे वही सोल्यूशन हो जो हम इसमें फिल करने वाले हैं, ना कि पानी. क्योंकि अगर पानी होगा और हमने ऊपर से सोल्यूशन फिल कर दिया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा सोल्यूशन. सो देयरफॉर रिंसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आफ्टर दिस आप इसको ब्यूरेट स्टैंड में लगाओ, आपको आपका सोल्यूशन फिल करना है. अगेन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो यू कैन ऑल्सो यूज फनल फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन इज इसको फिल कहाँ तक करना. तो पहले हमने 0 के ऊपर थोड़ा सोल्यूशन ले लिया, हमें इसका ये नोजल भी फिल चाहिए पूरा. तो हम क्या करेंगे, अब 0 पे सेट करेंगे, नीचे नोजल भी फिल हो जाएगी एंड 0 पे भी सेट हो जाएगी. डन. तो इसको 0 तक फिल कर लिया. नाउ आई विल टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट केमिकल्स. अगर कलरफुल केमिकल्स है तो उनके लिए हम हमेशा अपर मिनिस्कल देखते हैं, मतलब आपकी मार्किंग ऐसी है बट आपको सोल्यूशन ऐसे दिखेगा. मतलब जो कलरफुल सोल्यूशन होते हैं वो रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा ऊपर दिखते हैं, और जो कलरलेस सोल्यूशन होते हैं उनमें हमेशा आपको एक डाउन कर्व दिखेगा अगर वो ग्लास की किसी अपैरेटस में है तो इसके लिए अगर कलरफुल सोल्यूशन है, ये आपकी मार्किंग है, तो वो ऐसे टच होना चाहिए अपर मेनिस्कस. और अगर कलरलेस सोल्यूशन है जैसे कि ये है और इसकी मार्किंग अगर ये है, तो जो कर्व डाउन कर्व बनता है कलरलेस सोल्यूशन के अंदर, तो वो ऐसे टच होना चाहिए. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू द टाइट्रेशन पार्ट. सो व्हाट यू विल डू, ये हमारा फ्लास्क है, क्योंकि हम इसको कन्वीनियंटली ट्रांसफर कर पाए तो हम क्या करते हैं, पहले इस फ्लास्क का जो भी सोल्यूशन है उसको 100 ml के बीकर में ले लेते हैं. रीजन, इसकी जिराफ जैसी नेक है और इसको अगर हम ऐसे डायरेक्टली इसके अंदर पिपेट यूज करेंगे तो ये गिर सकता है, टूट सकता है. सो फॉर द कन्वीनियंस वी आर यूजिंग दिस 100 ml का बीकर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगेन आपको इसको भी वॉश करना है पिपेट को, एंड इसके बाद में पिपेट को रिंस करना है उस सोल्यूशन से जो हम पिपेट के अंदर फिल करने वाले, मतलब 0.1 मोलार ऑक्जेलिक एसिड. फिर उसके बाद में इसको थ्रो कर दो, क्योंकि हम रिंस कर रहे हैं, इसके बाद में इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब आपको इसके ऊपर भी एक थिन लाइन दिख रही होगी, तो ये इसका 10 ml है. 10 ml मतलब यहाँ तक नहीं बढ़ना है, सिर्फ यहीं तक लेना. तो अगर थोड़ा सोल्यूशन ऊपर भी आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. आप ऊपर से पकड़ के रखोगे इसको, क्योंकि एयर प्रेशर नहीं है तो सोल्यूशन नीचे नहीं जाएगा. बट जैसे ही आप इसको हल्का सा लूज करोगे, क्योंकि हमें मार्किंग तक ही चाहिए ना, यहाँ तक का 10 ml है. अब हमें इसको रिलीज करना है कोनिकल फ्लास्क में, जो पहले से वॉश होना चाहिए. अब वापस से वॉश कर देते हैं. अब इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर इसको ड्राई करना है एंड देन इसके अंदर जो हमारा 0.1 मोलार ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन है वो रिलीज करना है. आफ्टर दिस स्टेप, और अगर आपको चाहिए लास्ट वाली ड्रॉप भी आ जाए तो अपने हाथ को मस्त गर्म करो, यहाँ रखो, ऊपर रखो प्रेशर, एंड द लास्ट ड्रॉप विल ऑल्सो कम आउट टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, इसके अंदर हमें ऐड करना है 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सो आई एम टेकिंग दिस टेस्ट ट्यूब. दिस इज आवर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. टेक 1 टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ दिस. सो दिस मच इज इनफ. इससे भी कम ले सकते हो आप. एंड देन टेक दैट इन योर कोनिकल फ्लास्क.
ऑल्सो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करो तो थोड़ा सा भी कहीं पे गिरता है तो मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स, बिकॉज उससे फिर आपको इचिंग हो इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, बिकॉज दैट्स एसिड। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट इज, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है तो इसके लिए हमें इसको हीटिंग के लिए रखना पड़ेगा। उसके लिए यू हैव टू कीप, पहले तो तुम्हें बर्नर ऑन करना है, तो इसके लिए नॉब को ऑन करो, इसको जलाओ, फ्लेम को सेट करो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे, मतलब ब्लू फ्लेम पे, विच इज स्ट्रॉन्गर फ्लेम। देन कीप योर ट्राइपॉड स्टैंड, योर वायर गोज ऑन इट, एंड देन उसके बाद में आपको ये रखो। एंड अब इसको कब तक हीट करना है? सो टिल द टाइम इट रीचेस 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। अब हमें देख के पता कैसे चलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई नंबर्स तो आते नहीं है। तो जब इसकी नेक के अंदर के साइड ड्रॉपलेट्स आने लगेगी और जो वेपर्स है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज द टाइम जब हमें इसको यहाँ से निकाल के वी हैव टू स्टार्ट डूइंग आवर टाइट्रेशन। सो अभी हमें यहाँ पे कंडेंस होते हुए दिख रहे वेपर, सो दिस इज द टाइम वी हैव टू टेक इट आउट। सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू पुट ऑफ द बर्नर, देन इसको किसी क्लोथ से पकड़ के यू हैव टू टेक इट आउट बिकॉज गर्म है, एंड इसको ऐसे सेट करो कि आप जब टाइट्रेशन करो तो आपको यहाँ पे दिखे। यहाँ पे वी नीड अ व्हाइट टाइल, बट अभी वी विल बी एबल टू सी द कलर चेंज। तो आपको करना क्या है, पहले इसको रखो, अपने ब्यूरेट को सेट करो कि इसका जस्ट नोजल इसके नेक के यहाँ पे हो, एंड देन एक हाथ आपका इधर होना चाहिए, दूसरा हाथ आपका टाइट्रेशन फ्लास्क पे होना चाहिए। इफ इट इज नॉट हॉट देन यू डोंट हैव टू कीप अ क्लॉथ विद यू। सो आपको स्टर करते रहना है और यहाँ से कंट्रोल करते रहना है, और बिल्कुल भी इसमें दो लोग मिलके मजदूरी नहीं करेंगे कि एक यहाँ से पकड़ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे यूज कर रहा है, एक ही पर्सन के हाथ में पूरा सेटअप होना चाहिए। सो एट द ड्रॉप्स, तो बार बार कलर दिखेगा, डिसअपियर होगा, बट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज परमानेंट पेंट पिंक कलर। जहां पे हमें परमानेंट लाइट पिंक कलर मिलेगा दैट विल बी आवर रीडिंग। सी वापस डिसअपियर होगा, देन अगेन यू आर एडिंग द सॉल्यूशन, वापस डिसअपियर होगा, ठीक है। सो परमानेंट कलर नहीं, तो जहां परमानेंट कलर होगा, फेंट पिंक, पेल पिंक, दैट इज योर रीडिंग। सो कंटिन्यूअसली आपको आपके फ्लास्क को स्वर्ल करना है एंड इसको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जब हो जाएगा परमानेंट पिंक तब आपको इमीडिएटली इसको बंद भी करना होगा। एंड धीरे धीरे आपको ये दिखेगा कि कलर ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। जहां कलर ज्यादा स्प्रेड हो रहा है ना, वहां पे आफ्टर फ्यू ड्रॉप्स देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट योर कलर चेंज। सो this is your end point from colorless to light pink and this is your faint pink color। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेड्स लेके मत आओ, क्योंकि उसके बेसिस पे you are not going to get marks। तो आपको यही कलर चाहिए, मतलब द पॉइंट। और इसके बाद में आप बहुत ऐड करोगे ना, और भी तो और डार्क पिंक होगा, बट हमें कलर्स नहीं चाहिए इसके अंदर। हमें वो पॉइंट पता करना है जहां पे हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ इसके बाद में हम क्या करते हैं ना, ये एक बार हो गई। अब आपको यहाँ पे ब्यूरेट के अंदर देखना है, यहाँ से नंबर्स देखने 0 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ तक हमारा जो केमिकल है वो कंज्यूम हुआ है। सो दिस इज योर 18.5 6 7 8। मैंने बोला था कलरफुल सोल्यूशन का अपर मिनिस्कस देखते हैं, तो 18.8 हमारी रीडिंग है। इसको आपको लेके फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग नोट डाउन करनी है। इसी रिएक्शन को आपको सेम 2 टाइम्स वापस से और रिपीट करना है। द रीजन आई टेल यू, सो हम साइंस के अंदर या जनरली कुछ भी चीजें करते हैं, आप जितनी बार जितनी रीडिंग्स लोगे सेम टाइप का प्रोसीजर करके, उसके एरर्स कम हो जाते हैं। तो जो चीज आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उसके एरर्स और कम हो जाएंगे। एंड तो ये यहाँ तक हुआ। इसके बाद में व्हाट यू विल डू, यू हैव टू थ्रो दिस सॉल्यूशन। जैसे ही तुमने रीडिंग नोट डाउन कर ली, उसके बाद में वापस से इस बीकर में से यू हैव टू पिपेट आउट 10 ml इन दिस, टेक 1 टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भरना है 0 तक का, वापस से फिल करना है। अगेन डू द टाइट्रेशन, फिर जो रीडिंग आएगी नोट डाउन करो, फिर उसको थ्रो करो, वापस से टेक 10 ml ऑफ 0.1 मोलर दिस ऑक्सैलिक एसिड, टेक 1 टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फिर इसको फिल करना है 0 तक, वापस से टाइट्रेशन करो। तो तीनों बार में सपोज आपको फर्स्ट रीडिंग मिली है 19.5, सेकेंड मिल रही है 19.7, थर्ड मिल रही है 19.5।
तो जो रीडिंग आपको मैक्सिमम टाइम्स मिली है दैट विल बी योर सीबीआर, मींस योर कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग, एंड उसी को फिर हम आगे यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशंस। ओके, नाउ कमिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल। तो सबसे पहली चीज आती है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब हमारे कौन से अपैरेटस के अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट थे और उसके साथ में क्या कलर चेंज मिला, उसमें केमिकल रिएक्शंस आ गया, सारी चीजें। सो नंबर 1 इज सोल्यूशन इन ब्यूरेट, मतलब ब्यूरेट के अंदर कौन सा सोल्यूशन फिल किया था हमने। सो हमने उसमें फिल किया था KMnO4 सोल्यूशन। नंबर 2, पिपेट से हमने कौन सा सोल्यूशन लिया था, तो आपने जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया था ऑक्जेलिक एसिड का वो हमने उसमें लिया था, विच वाज 0.1 मोलार 10 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन। नंबर 3 इज कोनिकल फ्लास्क में कौन सा सोल्यूशन था। सो कोनिकल फ्लास्क में आपको पता है सिर्फ एक चीज नहीं थी, तो टाइट्रेशन को परफॉर्म करने के पहले हमने पिपेट से 10 ml ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन लिया था कोनिकल फ्लास्क में, और उसके अंदर हमने 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की भी ऐड की थी। नंबर 4 इज इंडिकेटर कौन सा यूज किया था। इंडिकेटर मतलब जो कलर चेंज शो करने के लिए हेल्प करता है। सो यहाँ पे हमने कोई एडिशनल इंडिकेटर नहीं लिया है, बल्कि KMnO4 एक्ट्स एज अ सेल्फ इंडिकेटर, वो खुद ही इंडिकेटर का काम करता है। नंबर 5 इज एंड पॉइंट। इस प्रैक्टिकल का एंड पॉइंट क्या था, मतलब क्या कलर चेंज मिला आपको, तो इसके अंदर हमें मिलता है कलरलेस टू लाइट पिंक। मतलब इनिशियली द सोल्यूशन वाज कलरलेस इन कोनिकल फ्लास्क, एंड धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल फिनिश होने आया या एक्सपेरिमेंट या रिएक्शन फिनिश होने आया तो वहां पे वी गेट लाइट पिंक कलर। नाउ कमिंग टू द केमिकल इक्वेशन, तो ये हम नीचे भी डिस्कस करेंगे, सो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट हियर। नाउ कमिंग टू द रीडिंग्स, सो आप लोगों ने जैसे 3 टाइट्रेशंस किए, 3 रीडिंग्स ली, तो सपोज आपको फर्स्ट रीडिंग मिली है 20, सेकेंड मिली है 20.1 एंड थर्ड मिली है 20 अगेन, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको जो रीडिंग मिली है दैट यू कैन राइट हियर। सो फर्स्ट रीडिंग वाज 20, तो 20 ये हो गया आपकी फाइनल रीडिंग, मतलब सबसे फर्स्ट रीडिंग आपको मिली 20। अब वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो ब्यूरेट में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है 0, मतलब 0 से ब्यूरेट की रीडिंग स्टार्ट होती है। सो ये फाइनल हो गया जो रीडिंग आपको मिली, और इनिशियल मतलब ब्यूरेट की जो जनरल इनिशियल रीडिंग होती है विच इज 0। सो 20 माइनस 0 करेंगे तो वी गेट 20 ओनली। सो हम यहाँ पे क्या करें, फाइनल, इनिशियल एंड डिफरेंस। सो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा। सेम सेकेंड रीडिंग मिली हमें 20.1, तो अगेन फाइनल रीडिंग हो गई हमारी 20.1, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग वाज 0.0 एंड 20.1 माइनस 0.0 becomes 20.1. Now third reading was again 20, so again 20 minus 0 becomes 20. So हमें 2 बार 20 मिला है और एक बार 20.1 मिला है। बट CBR यानी कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग का मतलब होता है जो रीडिंग आपको मैक्सिमम टाइम्स मिल रही है दैट यू आर गोइंग टू राइट हियर। सो हमें 20 एक बार मिला है, एक और बार मिला है, एंड 20.1 एक ही बार मिला है। सो 2 बार 20 एंड एक बार 20.1, देयरफॉर आवर CBR इज 20। दिस इज नॉट एवरेज ऑफ दीज 3 रीडिंग्स। जो रीडिंग मैक्सिमम टाइम्स आ रही है वो हम यहाँ लिखते हैं, अगर तीनों 20 आते हैं तो हम यहाँ पे अगेन 20 ही लिखते हैं। नाउ कमिंग टू द कैलकुलेशन पार्ट, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज दी है आपका रिएक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिएक्शन में क्या दिया है, KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड तीनों साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, आपने रिएक्शन किया, यू नो दैट थिंग। जब ये तीनों साथ में रिएक्ट करते तो यहाँ पे KMnO4 में योर K इज पॉजिटिव, सल्फेट में योर सल्फेट इज नेगेटिव, सो फर्स्ट प्रोडक्ट बिकम्स K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। सेकंड प्रोडक्ट मिल रहा है Mn इज पॉजिटिव, सल्फेट इज नेगेटिव, सो सेकंड इज योर मैंगनीज सल्फेट। थर्ड आपके जो H2C2O4 के मॉलिक्यूल्स है यानी ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है, और उसके साथ में जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है, दोनों मिलके दे गिव्स दिस H2O एंड CO2, एंड CO2 रिलीज हो जाती है क्योंकि CO2 गैस है तो इसको ऊपर साइन दे के रखा है। नाउ अब इस रिएक्शन के ऊपर ही हमारा नीचे का कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इसमें क्या दिया है, अगर इस रिएक्शन के अंदर 2 मोल्स ऑफ KMnO4 के साथ में रिएक्ट करने के लिए 5 मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड चाहिए होता है, मतलब 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के लिए 2 मोल्स ऑफ KMnO4 यूटिलाइज होते हैं, तब एक सिंगल रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो उसके बेसिस पे 158 हमारे KMnO4 का मोलार मास है अगर आप फाइंड करोगे तो। सो 2 इंटू 158 क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे 2 मोल्स यूज हो रहे रिएक्शन में। सो 2 इंटू 158 करोगे तो आपको मिलेगा 316, एंड यहाँ पे आपके ऑक्जेलिक एसिड के कितने मोल्स है, 5। सो यहाँ पे हमने लिख दिया एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कि 1000 ml 5 मोलार ऑक्जेलिक एसिड अगर है इस रिएक्शन के हिसाब से, तो उसके लिए जो हमारा KMnO4 यूज हो रहा है वो हो रहा है 316 ग्राम ऑफ KMnO4, क्योंकि 2 इंटू 158 कर दिया जो यहाँ से मिल रहा है। सो एक
कंडीशन बन जाती है 1000 ml 5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड के लिए 316 ग्राम KMnO4 चाहिए होता है। तो हमने जो लिया पिपेट में दैट वाज 10 ml एंड उसकी मोलारिटी थी 0.1 मोलर। तो उसके लिए कितना KMnO4 लगा होगा रिएक्शन से, दैट वी आर पुटिंग एज एक्स। तो वापस से देख लो, पहले हमने स्टैंडर्ड कंडीशन देखी, इसका जनरल रिएक्शन देखी कि 1000 ml एंड 5 मोलर अगर ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन है, तो 5 मोलर अगर ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है तो वहां पे हमें 316 ग्राम KMnO4 चाहिए होता है एज पर द रिएक्शन। बट हमने तो 10 ml लिया एंड हमारी मोलारिटी 0.1 मोलर थी, हमने उतना ही मोलर प्रिपेयर किया जो आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर किया। तो उसमें KMnO4 कितना यूटिलाइज हुआ होगा ग्राम्स में, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। नाउ यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 इंटू 5 इंटू एक्स और दूसरा हो गया 10 इंटू 0.1 इंटू 316। तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे लिख दिया 10 इंटू 0.1 इंटू 316 ऊपर और नीचे 1000 अपॉन 1000 इंटू 5 जो ये है, एंड x विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा। सो यहाँ पे वी कैन राइट x इज इक्वल टू ये तीनों डिवाइड बाय 1000 इंटू 5 मोलर। तो हमें मिला आंसर 0.0632, तो जो यहाँ पे आपको मिला। बट मैंने आपको इजी करके बता दिया कि ये एग्जैक्टली आया कैसे है। तो पहले आपको एक स्टैंडर्ड कंडीशन लिखनी है और आपने जो लिया उसके अकॉर्डिंगली कितना KMnO4 यूटिलाइज हुआ होगा, दैट वी आर राइटिंग हियर। नेक्स्ट इज, इसके बाद में हमारे पास एक और कंडीशन बन रही है, वो बन रही है कि हमें ये तो पता चल गया कि KMnO4 ग्राम्स में कितना यूज हुआ है, बट उसकी मोलारिटी क्या थी जो आप कर रहे थे। तो हमें ये पता चल गया, क्योंकि हमें रीडिंग्स मिली है 20 ml, तो हमें ये पता चल गया है कि हमारा जितना भी ऑक्जेलिक एसिड था, हमने 10 ml 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड जो लिया उसके लिए 20 ml KMnO4 चाहिए और उसका मास जो था वो था 0.0632 ग्राम। बट हमें मोलारिटी अभी तक पता नहीं चल पाई है KMnO4 की क्या थी, एंड हमें मोलारिटी सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड की पता है कि इट वाज 0.1 मोलर बिकॉज हमने खुद ने प्रिपेयर किया। तो उसके लिए अगेन वी आर राइटिंग अ स्टैंडर्ड कंडीशन विच इज 1000 ml 1 मोलर अगर है आपका KMnO4 तो वो होता है 158 ग्राम्स, मतलब उसका मोलार मास लिखा है। बट अगर 20 ml KMnO4 है एंड हमें नहीं पता वो कितना मोलार है, बट हमें ये पता है कि उसका वेट 20 ml मतलब 0.0632 ग्राम वेट, जो हमें अभी जस्ट ऊपर से मिला यहाँ से। सो हमें सिर्फ मोलारिटी नहीं पता है, तो आपको ऐसे कैलकुलेशन में जो चीज नहीं पता है उसको आप एक्स रखो। तो जनरल कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन कि 1000 ml जब होता है KMnO4 का सोल्यूशन वो 1 मोलार जब है एंड उसका जो मास है वो होगा 158 ग्राम्स। बट अगर 20 ml है, क्योंकि हमारे रिएक्शन में तो रीडिंग 20 आई है, सो 20 ml अगर है तो उसकी मोलारिटी हमें नहीं पता है, आई एम पुटिंग हियर दिस इज x। बट हमें ये पता चला है कि उसमें मतलब 20 ml मतलब कितना ग्राम्स ऑफ KMnO4 था, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया और x को ऐसे रखा। तो अब क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1 इंटू 0.0632 डिवाइड बाई 20 इंटू 158 और x इधर आ जाएगा। सो इसको जब सॉल्व करोगे यही सेम चीज इधर लिखी, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो या आप डायरेक्टली ऐसे फाइंड कर सकते हो, और अगर यहाँ जैसे लिखा है यही सेम चीज लिखी, यहाँ 20 लिखा है, इन्होंने CBR लिखा है, तो CBR मतलब वही रीडिंग जो आपको कांस्टेंट मिली। सो हियर आई हैव रिटन 20। तो अब क्या करते हैं ना, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू 0.0632 मतलब 20 ml KMnO4 के अंदर इतने ग्राम्स ऑफ KMnO4 प्रेजेंट है। सी 20 ml में और ग्राम्स में डिफरेंस है, क्योंकि ml मतलब उसकी वॉल्यूम, उसमें वाटर भी मिक्स्ड है। बट अगर वाटर को हटा दे तो सिर्फ KMnO4 कितना प्रेजेंट है 20 ml में, इट इज 0.0632 इंटू 1000 डिवाइड बाय 158 इंटू 20। तो जब इन तीनों को एक बार कैलकुलेट कर लेंगे ना हम, 0.0632 इंटू 1000 डिवाइड बाय 158 अगर करेंगे ना, तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसे कर दिया। अब 0.4 से आपका जो भी CBR मिला है आप उसको डिवाइड करो, तो हमें यहाँ पे ऊपर देखो CBR मिला है 20, तो हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं। सो जब आप 0.6 को 20 से डिवाइड करोगे तो दिस इज योर आंसर 0.02 मोलर। मतलब आपको आपकी टीचर ने जो सोल्यूशन दिया था प्रैक्टिकल करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उन्होंने जब वो सोल्यूशन बनाया तो उन्होंने उसकी मोलारिटी रखी थी 0.02 मोलर। मैं एक एक क्वेश्चन रीड करते जाऊंगी, वो आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा, और उसके साथ में आई विल टेल यू द आंसर एंड विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ इट। ओके, सो नंबर 1 क्वेश्चन इज, मैं रीड कर लेती हूँ पहले। इट इज गिवन कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड।
मतलब जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका आपको मोलार मास फाइंड आउट करना है। तो मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है, आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस केमिकल फॉर्मूला के बाद में उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मासेस जब आपको पता होंगे, तब आप कंबाइन करके उससे मोलार मास फाइंड आउट कर पाओगे। क्योंकि हमारे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है C2H2O4, उसके अंदर 2 कार्बन के एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है एंड 4 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो कार्बन का एक सिंगल का एटॉमिक मास होता है 12, सो 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का होता है 1, सो 2 इंटू 1 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो 16 इंटू 4। जब सबको कंबाइन करोगे तो आपको ओवरऑल मास मिलेगा 126 ग्राम पर मोल। चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑक्जेलिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। मतलब ये वाला जो हमने टाइट्रेशन परफॉर्म किया, इसके अंदर हीटिंग की क्या जरूरत है। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे, मतलब अभी नॉर्मल जो टेम्परेचर है हमारे रूम का, उसमें वो रिएक्शन हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। सो टेम्परेचर रेज करने के लिए इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा रिएक्शन फ्लास्क होता है उसको हम हीटिंग करते हैं और उसके बाद में टाइट्रेशन करते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड फास्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली हमारा रिएक्शन फास्ट होगा। Question number 3. So question number 3 is why one test tube of 2 molar sulfuric acid is required in permanganate titration. तो हम बीच में जहां से हम टाइट्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले क्लिनिकल फ्लास्क में वी टेक 10 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड उसके बाद में हमने 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया था। इफ यू रिमेम्बर जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट था, तो वो हम क्यों ऐड कर रहे हैं, तो उसके पीछे 3-4 रीजन है। हमें एक रिएक्शन का एसिडिक मीडियम मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, फॉर दैट वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड। एंड द लास्ट वन इज जो भी मैंगनीज के आयन है उनके दूसरे स्पीशीज बनने के चांसेस होते हैं जो इंटरफेयर करेंगे इन द फाइनल रिएक्शन। So to prevent that and to avoid that, for that reason also we use dilute sulfuric acid जो 1 test tube use किया था। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। So what is the oxidation state of carbon atom in oxalic acid after completion of redox reaction? इसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में हम लोगों ने ऑक्जेलिक एसिड यूज किया, तो जब हमारा पूरा प्रैक्टिकल फिनिश हो गया उसके बाद में ऑक्जेलिक एसिड के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था। तो इसको समझने के लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज H2C2O4 ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। होता क्या है, जब आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा, कुछ भी -1 +1 +2 नहीं लिखा है, मतलब उसके अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस कर रहे हैं। तो हमें हर एक का चार्ज पता होना चाहिए, तो हम पता कर पाएंगे कि हाँ कितना कम पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम कार्बन को चार्ज दे सकते हैं। सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो इट बिकम्स +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, तो क्योंकि 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इट बिकम्स -8। तो पूरे मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्जेस है 8 -8 और पॉजिटिव चार्जेस है +2। अब कितने प्लस चार्ज कम पड़ रहे जो कार्बन के ऊपर आएंगे, इट इज +6, तभी +8 और -8 हो जाएगा। सो जो +6 चार्ज कार्बन को मिल रहा है उसके अंदर भी अगेन 2 कार्बन है, तो वो डिवाइड हो रहा है उसके अंदर 2 लोगों के अंदर चार्ज, तो हर एक कार्बन को मिलेगा +3 चार्ज। मतलब ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। अब देखते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन को क्या दिया है। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर जो हमने ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया उसको हम बोल रहे थे दिस इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड मीन्स एज अ सॉल्यूशन जो हम बनाने वाले, और जो हम बनाने वाले वो थोड़ा इजी होना चाहिए। मतलब जो भी आपका पाउडर है या बोल लो जो भी केमिकल है वो इजी टू यूज होना चाहिए, वे करने के लिए इजी हो, प्लस अपने प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो अगर इजी टू वे है एंड प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो ऐसे टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उनको वी कैन टेक एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। जैसे इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन को बनाया, सो ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन वाज एक्टिंग एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, आई गेस 6 ही है। सो क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो आप बेसिसिटी फाइंड कैसे करोगे किसी भी एसिड की, उसके अंदर जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं वो उसकी बेसिसिटी होगी। तो अगर ऑक्जेलिक एसिड का एग्जांपल ले, H2C2O4, फॉर्मूला दिखता कैसा है, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप है COOH और फिर उस कार्बन से नीचे अटैच्ड है एक और COOH और लास्ट में 2 हाइड्रोजन से जो रिप्लेस हो सकते किसी और केमिकल से।
सो क्योंकि इसके अंदर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, सो द बेसिसिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विल बी 2. अभी 7th क्वेश्चन, एंड 7th क्वेश्चन इज इन टाइट्रेशन व्हाट इंडिकेटर इज यूज्ड. तो ये वाले टाइट्रेशन में पर्टिकुलरली हमने कौन सा इंडिकेटर यूज किया है. इंडिकेटर का काम क्या होता है पहले वो समझ लो. इंडिकेटर का मतलब ये है जब हम 2 केमिकल का रिएक्शन करा रहे हैं और दोनों ट्रांसपेरेंट है और हमें पता करना है कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट कहाँ हो रहा है, सो उस कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐड करते हैं जिससे हमें कलर चेंज मिलता है. और जहां हमें कलर चेंज मिला मतलब वहां पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है. तो इस टाइट्रेशन के अंदर हमने KMnO4 यूज किया था ब्यूरेट के अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमारा ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन था और बाहर से हमने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, बट हमें कलर चेंज मिल गया फ्रॉम कलरलेस टू लाइट पिंक. सो यहाँ पे जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का सोल्यूशन था, इट वाज एक्टिंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर. वो खुद ही इंडिकेटर का काम कर रहा था. इसके लिए इस टाइट्रेशन में KMnO4 इज एक्टिंग एज एन इंडिकेटर, जिसको हम सेल्फ इंडिकेटर भी बोलते हैं क्योंकि बाहर से कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करना पड़ा. सो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड पॉइंट. जैसे एंड गेम होता है वैसे, ठीक है. सो यहाँ पे एंड पॉइंट का मीनिंग क्या है. सो इसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं और उसके साथ में हम स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट भी बोलते हैं. तो अगर इसमें से कुछ भी पूछा आपके एक्सटर्नल ने तो ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन बाहर से आया या अंदर से ही आया, ठीक है. तो 2-3 नाम मैं और बता. वन इज योर एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट एंड स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट. कुछ भी पूछा सबका मतलब एक ही है. तो एंड पॉइंट का मतलब होता है वो वाला पॉइंट जहां पे हमें पता चल जाता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जहां पे आपको कलर चेंज दिख जाता है. तो यहाँ पे हमने KMnO4 से और ऑक्जेलिक एसिड को टाइट्रेशन कर रहे थे, तो ऐड करते करते देयर केम अ पॉइंट जहां पे हमें परमानेंट लाइट पिंक कलर मिल गया था और अब हम एक्स्ट्रा टाइट्रेंट ऐड नहीं कर सकते ब्यूरेट से. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट वेयर यू सी द विजिबल कलर चेंज एंड कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन. सो रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने थियरी में भी पढ़ा होगा. उसका मतलब होता है ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक ही टाइम पे हो रहे हैं. तो इस रिएक्शन के अंदर या इस टाइट्रेशन के अंदर एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है और दूसरी वाली रिड्यूस हो रही. इन दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस एंड हमारा जो टाइट्रेशन था दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स टाइट्रेशन. ओके, सो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स स्पेशली समझ में आए. एंड प्लीज प्रैक्टिस इट ताकि आपको वाइवा के टाइम पे या फिर योर बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको अलग से एफर्ट्स ना डालना पड़े. और अगर समझ जाओगे सारी चीजें अच्छे से तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.